हेलो दोस्तों, सॉरी मैंने एक्चुअली एक मंथ के बाद वीडियो डाल रहा हूँ। यूजुअली मैं 1 से 2 वीक के अंदर एक वीडियो डाल देता हूँ मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेशन टेस्टिंग के रिलेटेड। लेकिन आज काफ़ी डिलेड मतलब 1 मंथ के आफ्टर एक वीडियो डाल रहा हूँ, लेकिन ये काफ़ी यूज़फुल वीडियो है। इसे मुझे थोड़ा सा आपके लिए इजी लैंग्वेज में लाने के लिए टाइम लग रहा था और मैं थोड़ा और प्रायोरिटीज़ में भेज देता, इसलिए थोड़ा सा लेट इस वीडियो को डाल रहा हूँ। और इस वीडियो का पर्पस है कि आपको रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स इसके बारे में थोड़ी आइडिया दे दूँ। क्योंकि अभी तक हमने जो भी सारी चीज़ें सीखी है, टेस्ट केस राइटिंग सीख लिया, टेस्ट एग्जीक्यूशन सीख लिया है, बग रिपोर्टिंग, बग एनालाइजिंग, बग फिक्सिंग क्या होता है, 7 प्रिंसिपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में देख ली है। अगर आप में से किसी को एक बार फिर से वो सभी चीज़ें देखनी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल के ऊपर जो सारे वीडियोस हैं उसको एक बार गो थ्रू करो, ताकि आपको आइडिया आ जाएगा कि मैनुअल टेस्टिंग ऑटोमेशन टेस्टिंग का क्या स्कोप है और उसका क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो अभी हम एक चीज़ सीखने वाले हैं जो कि काफ़ी काम की होती है। उसको कहते हैं रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। और रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स जानने से पहले आपको ये समझना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। क्योंकि ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स का मतलब सिंपल ही होता है कि अगर आपको किसी चीज़ को अचीव करना हो या फिर कंप्लीट करना हो तो आपके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, करेक्ट। कि मुझे इस काम को ट्रेस करना है, मतलब अगर आपको किसी सब्जेक्ट के 6 टॉपिक्स को लर्न करना है तो आप एक ट्रेसेबिलिटी करते हो कि 6 में से 3 टॉपिक मैंने इतने किया, 2 टॉपिक इतने किए और एक टॉपिक थोड़ा किया हुआ है। और मुझे पासिंग मार्क लाने के लिए कितना करना पड़ता है, इसके लिए आप एक ये मतलब आप भले ही ड्रॉ नहीं करते हो लेकिन आप एक ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स अपने दिमाग में बना ही लेते हो कि मुझे पास होने के लिए 3 टॉपिक्स की इंपॉर्टेंस है। तो मैंने 5 में से 3 कर लिए, 2 थोड़े कम कर लिए और आपको एक रिपोर्ट मिल गया कि ओके, तो 5 में से अगर मैं 3 भी करता हूँ कंप्लीट मेरे खुद के लिए तो मैं पास हो सकता हूँ। इसका आप एक ट्रेस बनाते हो, राइट। तो दिस इज़ नथिंग बट द ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। लेकिन अभी हम अगर रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स की बात करें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लैंग्वेज में, तो क्या होता है कि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर बनाने की स्टेप इनिशिएट कर दे हो तो आपको क्या चीज़ें होती है। सबसे पहले अगर आप किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हो तो आपके जो प्रोडक्ट ओनर्स या फिर स्क्रम मास्टर्स या फिर आपके एक्चुअल कस्टमर्स आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स देते हैं। और अगर आप सर्विस बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हो तो वहाँ पे ऑब्वियसली आपका सिर्फ क्लाइंट फोकस काम होता है, तो आपको उस क्लाइंट का प्रोडक्ट ओनर या स्क्रम मास्टर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देंगे और कहेगा कि भाई इस डॉक्यूमेंट को रेफ़र करो और आगे जाके मुझे मेरा सॉफ्टवेयर बना के दो। मतलब उसको हम कहते हैं बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। मतलब बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट है उसका एक डॉक्यूमेंट होता है, BRD उसे कहते हैं। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है कि ये सारी चीज़ें आपको मतलब मैं आगे आगे एक्सप्लेन करते जाऊँगा, लेकिन आपको पहले हाई लेवल बता देता हूँ। जो भी समझ लो, आपको कोई टेस्ट लीड है, ठीक है। टेस्ट लीड ने उस सारे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ लिया, उसने रिक्वायरमेंट्स लिख ली, उसने सारे टेस्ट केस हिसाब से लिखवा के ले लिए कि भाई ये टेस्ट केस लिखो। आपने सारा टेस्ट मतलब दो चीज़ें, अभी टेस्ट लीड ने रिक्वायरमेंट पढ़ के आपको बताया था और आपने एज अ टेस्टर सारी टेस्ट केसेस लिख ली है। उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने के आप फेज़ में हो, ठीक है। मतलब 3-4 फेजेस हो गए। कौन सा फेज़ हो गया है, डिज़ाइन एंड प्लानिंग हो गया है, ठीक है। टेस्ट केसेस का राइटिंग कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद आपका टेस्ट केस रिव्यू भी ख़त्म हो चुका है, ठीक है। और अभी आप टेस्ट एग्जीक्यूशन के प्लान में आ गए हो। तो अभी जो टेस्ट लीड है या फिर जो स्क्रम मास्टर है उसका मेन मकसद क्या होता है कि भाई अगर मेरे पास एक्स नंबर ऑफ़ रिक्वायरमेंट्स थी और मुझे अगर एक्स नंबर ऑफ़ रिक्वायरमेंट्स को वैलिडेट करके टेस्ट करके प्रोडक्ट को डिप्लॉय करना है कस्टमर एंड में, ठीक है। तो वो ये एनालाइज करना चाहता है इन वन गो कि मैंने कितना काम अभी तक अचीव किया है मेरे टेस्टिंग टीम ने, ठीक है। तो उसके पास एक ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में एक ग्राफिकल या फिर टैबुलर फॉर्म में इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि वो एक झटके में देख पाएगा कि ओके मेरे पास 1000 टेस्ट केसेस थी फॉर 20 डिफरेंट मॉड्यूल्स, ओके। और उसमें से अभी मेरे 50% काम हो चुका है और नेक्स्ट 1 मंथ के बाद मेरे 60% काम हो जाएगा। और जब मैं एक्चुअल रिलीज़ करने जाने वाला हूँ तो मुझे मेरे ख्याल से 10 to 15% काम लैग हो सकता है। तो उसके हिसाब से उसको प्लानिंग करनी पड़ती है कि उसके ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स ने तो क्लियर कट बता दिया कि अगर आपका 3 महीने के बाद अगर प्रोडक्ट रिलीज़ होने वाला है तो आपका आज के तारीख में अगर आप इस जिस स्पीड से जा रहे हो अगर जाओगे तो आगे जाके आपको 20% टेस्ट केसेस छोड़ देनी पड़ेगी।
अगर आप ये चाहते हो कि 100% अचीव हो तो आपको आपका काम फिर से प्रॉपरली मैनेज करना पड़ेगा विद इन द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये समझ में कैसे आता है? ये हमें समझ में आता है रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स के द्वारा। मतलब आपके पास एक टेबल होता है, समझ लो। मैं आपको एक वर्बली आइडिया दे देता हूँ। मैंने अभी जस्ट एक्चुअली टेक्निकल डेफिनेशन तो लिख के रखी है कि रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स इज अ डॉक्यूमेंट दैट मैप्स एंड ट्रेसेस यूज़र रिक्वायरमेंट विद टेस्ट केसेस। मतलब आपको एक दिखेगा कि मेरा रिक्वायरमेंट क्या था, उसके टेस्ट केसेस कितनी थी और कितने टेस्ट केसेस पास या फेल हुई है, कितने टेस्ट केस एग्जीक्यूट हुई है। ठीक है, उसके बाद बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट का सेकंड मॉडल रहेगा, उसके टेस्ट केसेस रहेगी, उसका स्टेटस रहेगा। फिर B3 रहेगा, उसकी टेस्ट केसेस रहेगी, उसका स्टेटस रहेगा। ये हो गया इंटरनल। मतलब ये जस्ट एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ आगे, मैंने एक टेबल ड्रॉ किया हुआ है, लेकिन इट सिंपली कैप्चर्स ऑल द रिक्वायरमेंट प्रपोज बाय द क्लाइंट एंड रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी इन ए सिंगल डॉक्यूमेंट एंड इट डिलीवर्स एट द कंक्लूजन ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। दिस इज सो इंपॉर्टेंट। ओके, इसके दो पर्पज़ होते हैं कि मतलब एक तो मैं खुद अगर टेस्ट लीड हूँ या फिर स्क्रम मास्टर हूँ तो मुझे ये खुद को समझना है कि क्या क्या काम हुआ है, कैसे कैसे मैनेज करना है, और एट द एंड ऑफ द डे कितना पास है कितना फेल्यूर है। और जब मेरा प्रोडक्ट पूरा 100% डेवलप हो जाता है, टेस्टिंग एकदम डन है, मेरा रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स पूरा ग्रीन में है, तो हम ये कभी कभार कस्टमर्स को भी सेंड करते थे कि भाई ये हमारी टेस्ट केसेस थी, ये हमने एग्जीक्यूट की है, आप भी एक बार रिव्यू कर लो बिफोर डिप्लॉयमेंट। अगर फिर भी उस लेवल पे कोई कस्टमर बोलता है कि आपके रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स में कुछ ये टेस्ट केसेस छूट गई है, इसको भी ऐड करो टेस्टिंग में, तो हम भी आगे जाके टेस्ट केसेस के सिनेरियोज में या फिर टेस्ट सूट में उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ओवरऑल तो आइडिया आ गई है, राइट, कि रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स का मतलब सिंपल है, रिक्वायरमेंट वर्सेस टेस्ट केसेस एग्जीक्यूशन वर्सेस स्टेटस। तीन चीज़ें हम एक साथ देखने की कोशिश कर दें कि मेरी जो रिक्वायरमेंट थी उसके अगेंस्ट सारे टेस्ट केसेस है क्या, और अगर सारे टेस्ट केसेस है तो उसमें से कितने पास हुए हैं, कितने फेल हुए हैं और कितने एग्जीक्यूट हुए नहीं है। ये तीनों चारों चीज़ें हमें एक साथ एक मैट्रिक्स फॉर्म में दिख जाती है, उसे कहते हैं रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। और अभी ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ऑफकोर्स हमें अपना टेस्ट केसेस का एग्जीक्यूशन का टारगेट कंप्लीट करने के लिए हमें ये कंफर्म करना होता है कि कितना काम पेंडिंग है, कितना काम हुआ है, और ये काम पूरा करने के लिए कितना टाइम लग सकता है। ये तीनों चीज़ें अगर हमें एक साथ समझनी हो तो उसके लिए हम RTM यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे मैंने टेक्निकल डेफिनेशन दी है, अगर आपको देखना तो आप एक बार पॉज करके भी देख सकते हो, या फिर मैं इसको डाउनलोड लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट फॉर्म अगर हम देखेंगे, ये तो मतलब काफ़ी आइडियल फॉर्म है, इतने इजी फॉर्म में वो होता नहीं है RTM, आपको मैं बताऊँगा नीचे में, और एक स्क्रीनशॉट डाला हुआ है। ठीक है, तो यूजुअली क्या होता है, रिक्वायरमेंट नंबर्स होते हैं। मतलब समझ लो अभी मेरे पास तीन चीज़ें, एक रजिस्टर पेज, एक लॉगिन पेज और एक फॉरगेट पासवर्ड पेज। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे अलग अलग तीन रिक्वायरमेंट्स, राइट, एक रजिस्टर पेज, एक लॉगिन पेज और एक फॉरगेट पासवर्ड पेज। ठीक है, ये मेरे तीन मॉड्यूल्स हो गए। और अभी रजिस्टर पेज के 4-5 मेरे पास टेस्ट केसेस रहेगी, राइट, 1 2 3 ये मेरे टेस्ट केसेस है। ये रिक्वायरमेंट का डिस्क्रिप्शन है कि दिस इज़ फॉर रजिस्ट्रेशन, दिस इज़ फॉर लॉगिन, दिस इज़ फॉर फॉरगेट पासवर्ड। और मैंने यहाँ पे टेस्ट केसेस के नंबर डाले हैं सिर्फ, ठीक है, क्योंकि कोई और एक टूल होता है जो हैंडल करता है एग्जीक्यूशन, करेक्ट, और जैसे ही मैं वहाँ पे पास फेल या फिर स्किप मार्क करता हूँ तो मुझे यहाँ पे मेरे नंबर दिख जाएंगे कि टेस्ट केस 1, टेस्ट केस 2, टेस्ट केस 3 इतने सारे एग्जीक्यूट हुए हैं, टेस्ट केस 1 पास हुई है, टेस्ट केस 2 फेल हुई है, टेस्ट केस 3 रन ही नहीं हुई है, इस तरह से, करेक्ट। ये हो गया मेरा टेस्ट केस का रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स विच इज़ अगेंस्ट रिक्वायरमेंट वर्सेस टेस्ट केसेस, करेक्ट। इतना सिंपल होता है। अभी आप कहोगे कि इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ये पूरा नहीं मेथड हो गई अभी, एक्सेल शीट में डेटा मेंटेन करो, उसके बाद फिल्टर लगाओ और मुझे फिर एक पाइवट चार्ट से डेटा कलेक्ट करो, ये काफ़ी पुरानी मेथड है। अभी रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स के लिए एक ऑनलाइन ऑटोमेशन टूल्स भी आ चुके हैं, काफ़ी है मार्केट में, ओपन सोर्स है, फ्री है। तो यूजुअली सारे कंपनीज में किसी किसी टूल्स का यूज़ करके ही RTM बनाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको एक्सेल में बनाना तो ये दिस इज़ द बेस्ट एंड ईजीएस्ट वे। अगर आपको कोई इंटरव्यू में पूछता है व्हाट इज़ रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, तो आप अभी ये शायद इजीली बता पाओगे, करेक्ट, कि रिक्वायरमेंट वर्सेस टेस्ट केसेस वर्सेस इट्स स्टेटस। ये हमें एक्चुअल में कंफर्म करना होता है जब अगर मुझे मेरा टेस्टिंग और मेरा सॉफ्टवेयर क्वालिटी के साथ डिलीवर करना हो तो, करेक्ट। तो इसके लिए RTM यूज़ में आता है। तो यूजुअली ये इस फॉर्मेट में होता है। अगर आप नॉर्मल कंपनी में जाओगे और वहाँ पे काम करना शुरू करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी कि मेरी ये रिक्वायरमेंट थी, इसका ये मेन डिस्क्रिप्शन है,
इसके मल्टीपल टेस्ट केसेस है और टेस्ट केसेस का डिस्क्रिप्शन भी हम यहीं पे दे देते हैं। उसका कंप्लीट डिज़ाइन हुआ है कि यस, उसका डिज़ाइनर कौन था, XYZ उसका नाम, UAT मतलब यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट है क्या इसके लिए, अगर है तो यस यस यस, नहीं तो नहीं नहीं नहीं। तो मतलब सारे पैरामीटर्स एक ही शीट के अंदर हम वहाँ पे ऐड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और इसका एक्चुअल टेस्ट एनवायरनमेंट पे क्या स्टेटस था, कभी कभार डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पे, कभी कभी प्रोडक्ट एनवायरनमेंट में, ये हम सारी चीज़ें एक साथ मेंटेन करके विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं RTM में, करेक्ट। मतलब जितने भी हम पैरामीटर्स डाल सके हम डाल सकते हैं, क्योंकि देखो हम सिर्फ ये बोलेंगे कि रिक्वायरमेंट कवर हुई है क्या, टेस्ट केस हुई है क्या और पास हुआ है क्या, दिस इज़ नॉट द आइडियल केस, ठीक है। किसी भी कंपनी में अगर आप जाओगे ना, वहाँ पे 3-4 अलग अलग लेवल के डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स होते हैं या फिर डिप्लॉयमेंट इन्वायरमेंट होते हैं। पहला होता है टेस्ट, फिर होता है डेव, फिर होता है प्रोडक्शन, उसके पहले होता है डेव इन्वायरमेंट, उसके बाद होता है टेस्ट इन्वायरमेंट, इंटरनल बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद एक्चुअल कस्टमर एंड में भी टेस्ट इन्वायरमेंट होता है, डेव इन्वायरमेंट होता है, प्रोड इन्वायरमेंट होता है। उससे पहले वो एक यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करवाते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ का एग्जैक्ट स्टेटस क्या है, ये मुझे वन गो में अगर विजुअलाइज करना हो तो RTM इज़ द बेस्ट वे, ठीक है, समझ रहे हो। तो इस तरह से कुछ आइडियल वर्ल्ड में आपको दिखेगा, एक्चुअल वर्ल्ड में, नॉट आइडियल वर्ल्ड, ठीक है। और यहाँ पे मैंने उस ऊपर वाले स्लाइड का एक्चुअल मीनिंग लिखा हुआ है कि जिसे मैंने अभी कहा कि एक्चुअल में आपको उस तरह का मैट्रिक्स नहीं दिखेगा जो हमें यहाँ पे दिखा है। हमें यूजुअली इसी टाइप का मैट्रिक्स दिखेगा, करेक्ट। तो मैंने यहाँ पे यूजुअली किस तरह से मैट्रिक्स डिफाइन होता है, उसका डिज़ाइन स्टेटस क्या है, उसका UAT स्टेटस क्या है, करेक्ट, उसका टेस्ट एनवायरनमेंट का स्टेटस क्या है, ये सारी चीज़ें जो हमें एक प्रोडक्ट के डिप्लॉय करने से पहले या फिर उसके प्रोसेस में रिक्वायर्ड होती है, वो हम सारी इसमें ट्रेस करते हैं। इसका मैंने बस यहाँ पे थोड़ा बहुत इलस्ट्रेशन दिया, मतलब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है जो मैंने अभी आपको वर्बली बताया, ओके। और अभी अगर मैं आपको अभी बोलूँ, आप ये मत पढ़ो, ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ दिस रिक्वायरमेंट टेस्टेबिलिटी मैट्रिक्स, आप बताओ क्या होगा। ऑब्वियसली कि मेरे टेस्ट का जो मैंने टेस्ट केस लिखी थी वो सारी एग्जीक्यूट हुई है या नहीं, ये मैं एक साथ देख पाऊंगा, क्योंकि मैं वहाँ पे सीधा फिल्टर लगाऊंगा कि स्किप वाली कौन सी है या फिर नॉट रन कौन सी है। तो मुझे समझ में आएगा कि भाई 10 टेस्ट केसेस रन नहीं हुई है, तो मैं फॉलोअप करके वो करवा सकता हूँ। तो इट कैन कन्फर्म द 100% ऑफ टेस्ट कवरेज, करेक्ट, दिस इज़ द फर्स्ट केस। और हमें ये भी समझ में आएगा कि अगर मॉड्यूल 3 मतलब रजिस्टर पासवर्ड के लिए, फॉरगेट पासवर्ड के लिए अगर कोई मेरी टेस्ट केस मिसिंग है तो मैं उसी स्क्रीन पे तुरंत देख पाऊंगा, करेक्ट, कि यार ओके इसमें ये टेस्ट केस मिसिंग थी, या फिर मैंने ये ऐड नहीं की, या फिर ये रिक्वायरमेंट मिस हो गई, या उसके अगेंस्ट टेस्ट केस एग्जीक्यूट नहीं की, ये सारी चीज़ें मैं उसी RTM में देख पाऊंगा। पॉइंट नंबर 2। और अभी पॉइंट नंबर 3 देखो, अभी टेस्टिंग इज़ अलग डिफरेंट पार्ट, ओके। उसमें हम कुछ भी कर सकते हैं, टेस्टिंग करने के बाद हम प्रोडक्ट रिलीज़ करेंगे, लेकिन एक्चुअल कंपनी में हमें यह देखना पड़ता है कि भाई हमारे डेवलपर ने जो जो काम किए और हमारे टेस्टर ने जो जो बग्स फाइंड आउट किए हैं वो किस एरिया में ज़्यादा आए, राइट, किस बिजनेस रिक्वायरमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा बग्स हमें मिले और क्यों मिले। इसमें डेवलपर्स की कुछ गलती थी, या फिर हमें एक्चुअल में वो मॉड्यूल कॉम्प्लेक्स था, या फिर हमें किस मॉड्यूल के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत पड़ी, या फिर हमने उस मॉड्यूल के ऊपर ज़्यादा फोकस किया इसलिए हमें वहाँ पे बग्स ज़्यादा मिले और बाकी के मॉडल्स पे हमने फोकस नहीं किया इसलिए बग्स कम मिले। ये सारी चीज़ें हमें एनालाइज करनी होती है और ये हमें RTM से मिलती है, क्योंकि डेटा एनालिसिस भी एक टॉपिक होता है, करेक्ट। दिस इज़ नथिंग बट डेटा एनालिसिस, बट इंटरनल, फॉर इंटरनल पर्पस, क्योंकि हर एक कंपनी में रेट्रोस्पेक्टिव होती है। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब किसी भी चीज़ अगर एक बार हम डिलीवर कर देते हैं तो उसमें क्या क्या खामियाँ रही, उसके क्या प्रॉब्लम्स थे, तो ये जानने के लिए भी हमें ये RTM काम में आ सकता है, करेक्ट, ओके। और अभी जैसे मैंने सबसे पहला पॉइंट वही था कि अगर हमें 10 दिन का काम है, सॉरी 3 महीने का काम है, और हमें लगता है कि अगर हम इस स्पीड से जाएंगे तो हमें 20% टेस्ट केस छोड़नी पड़ेगी, तो ऑब्वियसली इट कैन हेल्प एनालाइजिंग और एस्टिमेटिंग द इम्पैक्ट ऑन QA वर्क, वही है। तो आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें समझ में आ गई है, करेक्ट। रिक्वायरमेंट टेस्टेबिलिटी मैट्रिक्स क्या होता है, क्यों होता है और उसका क्या पर्पस होता है एग्जैक्टली। तो ये तो मैंने आपको काफ़ी इजी लैंग्वेज में समझा दिया है, शायद आपको समझ में आया होगा कि रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स क्या होता है, इसका काम क्या होता है, उसको क्यों यूज़ करते हैं, करेक्ट। अगर आपको ये सही में समझ में आया हो और आपको ये ईजीएस्ट लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और अभी मेरे 100 सब्सक्राइबर हो गए हैं, इसके लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और
अभी आपके दोस्तों को भी आप ये शेयर करो। और मैं ये बोलूँगा कि आप एक बार मेरे पुराने वीडियोस देखो जहाँ पे मैंने करियर ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टर मेंशन किया हुआ है, तो आपको ये भी समझ में आएगा कि आप कितनी सैलरी कमा सकते हो, इसका फ्यूचर क्या है। अभी तो हम मैनुअल सीख रहे हैं, इसके बाद हम ऑटोमेशन पे जाएंगे, उसके बाद हम डेवऑप्स क्या होता है, जेनकिंस टूल कौन सा होता है, सारी चीज़ें हम धीरे धीरे देखेंगे। लेकिन अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वो बेल आइकन को ज़रूर दबाओ। ओके, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट। बाय बाय।